नजर मिल गई, जाने किसकी नजर से नजर। दोस्तों, आज हम 1940 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की बात कर रहे हैं जो बेहद खूबसूरत थी, बला की खूबसूरत थी, और उन्हें एक बार अगर कोई देख ले तो उनके चेहरे से नज़र नहीं हटती थी। ऐसा नूर था उनके चेहरे पर। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें उनके घरवाले हमेशा पर्दे में रखते थे ताकि किसी की नीयत उनको देखकर खराब ना हो जाए। ऐसा हुस्न था उनका। धड़कने लगा दिल मोहब्बत के डर से। और जब वो फिल्मों में आई, उन्होंने आते ही रुपहले पर्दे पर तहलका मचा दिया था अपनी ब्यूटी से। लेकिन उनकी ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने अपनी सगी बेटी के लिए फिल्मों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्हें अपनी कंट्री से इतना प्यार था कि यहाँ रहने के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। टूट गया दिल दर्द का मारा, हाय ये किसने मुझको पुकारा। कौन थी वो अदाकारा और कैसे उनके एक दोस्त जो उनके दामाद बन गए, अपने जमाने के मशहूर सुपरस्टार थे वो, जानेंगे। और भी बहुत कुछ है, बस बने रहिए मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड। स्टे विद मी। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड। और जिस हसीना की खूबसूरती का हम बयान कर रहे हैं वो कोई और नहीं थी, वो थी नसीम बानो। दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की मां नसीम बानो और अभिनेता दिलीप कुमार की सास उनसे सिर्फ उम्र में सिर्फ 6 साल बड़ी थी। जी हां, 6 साल बड़ी। दोस्तों, बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार सायरा बानो को फूलों की तरह रखा था उनकी मां ने। उनके पिता हुस्नपुर के नवाब थे और मां शमशाद बेगम गायिका थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शमशाद बेगम लेके पहला प्यार वाली शमशाद बेगम नहीं है, आप इनको कंफ्यूज ना करें, बल्कि इंडस्ट्री में छमिया बाई के नाम से बहुत फेमस थी वो। उनका जन्म 4 जुलाई 1916 को हुआ था और कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके जो माता पिता थे वो उनको हमेशा पर्दे में रखते थे और स्कूल भी भेजते थे तो पालकी में। एक बार नसीम अपने स्कूल की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई थी। जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इम्प्रेस हुई। और उधर स्टूडियो में भी जो बाकी लोग थे, उन्होंने जब नसीम को देखा तो नसीम की सुंदरता को देखकर वो आपस में बातें करने लगे कि ये लड़की कौन है। आगे चल के उन्हें कई प्रोड्यूसर्स ने फिल्मों में काम करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन उनकी माँ ने उनको मना किया कि भाई नहीं, अभी ये बच्ची है, अभी इसकी पढ़ाई करने के दिन है, इनको पढ़ने दीजिए, जो मेरे ख्याल से एक सही सोच थी। लेकिन नसीम बानो ठान चुकी थी कि उन्हें तो अब अभिनेत्री ही बनना है, क्योंकि ये ऑरा ही ऐसा होता है। उन्होंने ग्लैमर देख लिया था और वो ग्लैमर उनके दिमाग में, उनके दिल पर छा चुका था। माँ के इतने विरोध के बावजूद भी नसीम बानो अपनी जिद पर अड़ी रही कि उन्हें फिल्मों में काम करना है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने घर पर भूख हड़ताल भी कर दी और इजाज़त लेकर ही मानी। नसीम जब मुंबई आई तो उन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूसर सोहराब मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और बहुत सारी फिल्में की थी। इन फिल्मों में तलाक, मीठा जहर, बसंती और भी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिल्म पुकार में नूर जहां का किरदार निभाकर नसीम बहुत फेमस हो गई थी। फिल्म की पब्लिसिटी के दौरान उनकी सुंदरता को देखकर उन्हें ब्यूटी क्वीन और उनके चेहरे को देखकर परी चेहरे का नाम दे दिया गया था। रोती है? रोती क्यों है? आज तुम्हारे शहंशाह के इंसाफ ने आबे हयात पी लिया है, चलो शुक्रिया अदा करें। फिल्मी करियर में अपने पैर जमाने के बाद नसीम बानो ने अपने बचपन के फ्रेंड मियां एहसान उल हक से शादी कर ली थी, जो एक वास्तुकार थे। उनके साथ ही नसीम बानो ने ताजमहल पिक्चर्स के बैनर की शुरुआत की थी। उसी बैनर पर उन्होंने फिल्में बनाई। पति पत्नी की टीम ने ताजमहल पिक्चर्स की शुरुआत करने के बाद 1942 से 1949 के बीच में बहुत सारी फिल्मों की प्रोडक्शन की, जिसमें उजाला, बेगम, मुलाकात, चांदनी रात और अजीब लड़की और भी काफी सारी फिल्में हैं। हम हैं तेरे दीवाने, गर तू बुरा न माने, किससे हैं ये पुराने, गर तू बुरा न माने।
उनके 2 बच्चे थे, पहली बेटी सायरा बानो और एक बेटा सुल्तान अहमद। उन्होंने दोनों को पढ़ने के लिए, अच्छी तालीम के लिए लंदन भेजा था। विभाजन के बाद नसीम के पति एहसान उल हक ने इंडिया छोड़ दिया था और वो पाकिस्तान में बस गए थे, पर नसीम भारत लौट आए। उनको लगा कि उनका फ्यूचर इंडिया में ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है और अपने दोनों बच्चों के साथ नसीम इंडिया में ही रहने लगी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में यादगार अभिनय किया, कभी ना भूलने वाला अभिनय। लेकिन सन 1957 में बनी मिनर्वा के नौशेरवाना ने आदिल में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद हमेशा के लिए अभिनय को अलविदा कह दिया था। कुर्बानी जान की नहीं, तुम्हारे उसूलों की कुर्बानी मांगती हूँ। आज माँ की इज्जत बेटे के हाथ है। उनके अभिनय छोड़ने का कारण बहुत ही दिलचस्प है। वो नहीं चाहती थी कि फिल्मों में भाग्य आजमाने आ रही उनकी बेटी सायरा बानो की तुलना उनकी मां से यानी खुद से की जाए। लेकिन अभिनय छोड़ने के बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री से अलग नहीं हुई, उनकी एक सक्रिय भूमिका बनी रही। पहले एक निर्माता के रूप में उन्होंने अपने हाथ आजमाए और उसके बाद अपनी ही बेटी की ड्रेस डिजाइनर बन गई थी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जब सायरा ने 1961 में फिल्म जंगली की थी तो उनकी ड्रेस डिजाइनर कोई और नहीं, उनकी मां नसीम बानो ही थी। अब आते हैं उनके और दिलीप कुमार के रिश्ते पर। कहा जाता है दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के पीछे भी नसीम बानो का हाथ था। जब वो दिलीप कुमार से मिली थी तब वो अभिनय से दूर हो चुकी थी, लेकिन वो दिलीप कुमार को बहुत पसंद करती थी। दिलीप कुमार का ऑरा ऐसा था, उस टाइम पर दिलीप कुमार सुपरस्टार थे और कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग उनके फैन थे। जो उनकी फिल्में देखता था मोस्टली 80% लोग उनके फैन हो जाते थे। हालांकि दिलीप कुमार खुद नसीम के व्यक्तित्व से, उनकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित थे, बहुत इंप्रेस थे। नसीम की बेटी सायरा बानो भी एक सक्सेसफुल अभिनेत्री थी और उस टाइम पर वो अपने पैर जमा चुकी थी। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। और इसी बीच 1960 में नसीम बानो ने पाली हिल इलाके में दिलीप कुमार के बगल में ही प्लॉट खरीदा। बस यहीं से शुरू होता है मुलाकातों का सिलसिला। नसीम बानो दिलीप कुमार को बहुत पसंद करती थी, बहुत लाइक करती थी और घर पर वो अक्सर उन्हीं की बातें करती रहती थी। उनके जहन में दिलीप कुमार बस चुके थे। और ऐसा होता है जब आप घर पर हमेशा किसी की बात करेंगे, किसी की इतनी तारीफ करेंगे तो बच्चों पर भी उसका असर आता है। शायद यही रीज़न था कि सायरा बानो भी अपनी माँ की इतनी सारी तारीफों के कारण दिलीप कुमार की फ़ैन बन चुकी थी। जब सायरा पाली हिल वाला प्लॉट देखने गई थी जो दिलीप कुमार के बगल में ही था, तब वो दिलीप कुमार की बहनों से भी मिलने गई थी। तब दिलीप कुमार घर में ही थे। अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए सायरा बानो एक इंटरव्यू में बताती है कि जब मैं पहली बार उनसे मिलने गई थी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे और उन्होंने कहा था, जिस तरह से दिलीप कुमार कहते थे कि आप बड़ा की खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप। उनकी बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। नेचुरली जब आप किसी के फ़ैन हैं, आपके घर में उनकी तारीफ़ होती है और जब वो खुद आपकी तारीफ़ करें तो ऐसा होता है। पर तब ना तो दिलीप कुमार के दिमाग में दूर दूर तक सायरा को लेकर ऐसी कोई भावना थी, ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। और ना ही सायरा ने कभी ऐसा सोचा होगा कि आगे चलकर दिलीप कुमार उनके हस्बैंड बन जाएंगे। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूं बाबू जेंटलमैन, आप मिला ले मुझसे ने। लेकिन दिलीप कुमार नसीम बानो से काफ़ी क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आप समझ गए होंगे क्योंकि दोनों की उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ 6 साल का अंतर था। लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। और उधर सायरा के जीवन में प्रेम पींगे कोई और बढ़ा रहा था, कोई और उनके दिल पर छाया हुआ था। एक दूसरे उम्र दराज अभिनेता के साथ उनका अफेयर चल रहा था। वो थे जुबली कुमार कहलाने वाले राजेंद्र कुमार। एक दौर ऐसा था कि जब सायरा राजेंद्र कुमार के अफेयर के चारों तरफ चर्चे थे, लोग उन्हीं के अफेयर की बात करते थे। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम
दरअसल सायरा अपनी पहली ही फिल्म जंगली से सुपरस्टार बन गई थी। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था। वो थी ही कमाल की खूबसूरत। उनकी आगे आने वाली फिल्मों में भी उनको बहुत पसंद किया गया। सायरा सुपरस्टार तो बन गई, पर दिलीप कुमार के ऑपोजिट उन्हें काम करने का मौका आगे बहुत टाइम तक नहीं मिला था। ऐसा कहते हैं कि वजह यह थी कि दिलीप कुमार को सायरा बानो बच्ची लगती थी। दोनों की उम्र का फासला भी बहुत ज्यादा था। झूठ है या सच है ये तुम जानो, मैं बैरागी। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर फिल्म प्रोड्यूसर्स सायरा बानो को राजेंद्र कुमार के ऑपोजिट ही कास्ट करते रहे थे। इत्तेफाकन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को भी पसंद आ रही थी, सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की, और साथ में दोनों ने बहुत सारी हिट फिल्में दी थी। कब आए तुम? आजकल ही में। काफी देर से हो तुम? गॉसिप करने वालों को मसाला चाहिए होता है, उन्हें मसाला मिल रहा था और गॉसिप धीरे धीरे आगे चल के सच में बदल रहा था। 1964 में फिल्म आई थी आई मिलन की बेला। उसमें राजेंद्र कुमार के अपोजिट सायरा बानो नजर आई थी। आई मिलन की बेला देखो आई, उनसे नैन मिले मैं शर्माई है। उस वक्त उनकी खूबसूरती के चर्चे खूब हुआ करते थे। खूबसूरत सायरा बानो को देखकर राजेंद्र कुमार भी अपने दिल पर काबू नहीं रख पाए और उन्हें दिल दे बैठे। कमज़िन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली। बस यहीं से सायरा और राजेंद्र कुमार के रोमांस के चर्चे शुरू हो गए। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात और विडंबना ये रही कि जुबली स्टार ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। जब नसीम बानो को उनके अफेयर्स की बात पता चली तो वो बहुत चिंता में आ गई थी, क्योंकि एक तो वजह ये थी कि राजेंद्र कुमार ऑलरेडी शादीशुदा थे, हिंदू थे, और दूसरी बात ये भी थी कि वो बच्चों के बाप भी थे। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सायरा राजेंद्र कुमार से मिले और उनके अफेयर्स के चर्चे बार बार उनको पता चले। वो सायरा के करियर के कारण ये सब कर रही थी। इसी बीच सायरा और राजेंद्र की जोड़ी अमन, जो 1966 में आने वाली थी, और 1968 में आने वाली फिल्म झुग्गिया आसमान की शूटिंग के दौरान दोनों खासी शोहरत बटोर रहे थे। भी तो तुम हो मेरे साथ कि हमको नींद नहीं आती। दोनों के प्यार के चर्चे जोर शोर से कहने और सुनने में आ रहे थे। सायरा बानो राजेंद्र कुमार के साथ शादी के सपने देखने लगी और उधर राजेंद्र कुमार भी अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन सायरा की माँ नसीम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी की नादानी पर बहुत गुस्सा किया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इस बात की चर्चा अपने फ्रेंड्स और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से की। उनकी कोशिश थी कि लोग उन्हें समझाएं कि भाई वो शादीशुदा है, उनसे दूर रहो। सायरा बानो को शादीशुदा और बाल बच्चेदार राजेंद्र कुमार से दूर रहने के लिए बहुत लोगों ने समझाया, पर कहते हैं ना, इश्क में डूबे इंसान को समझाना इतना आसान नहीं होता। उसको तो एक ही खुमारी होती है, इश्क की। सायरा बानो को भी वही खुमारी थी, वो नहीं मानी। हालांकि राजेंद्र कुमार को बात समझ आ रही थी कुछ कुछ। उनको लग रहा था कि मैं फैमिली वाला हूँ, 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने आखिरकार फैसला लिया कि उनका जो घर परिवार है वो उससे दूर नहीं होंगे और वो खुद सायरा बानो से दूर रहने लगी। जा रहा हूं, दिल में एक याद भी, होंठों पे एक फरियाद भी। दोस्तों, अब कहानी असली मोड़ लेती है। कहानी अपने क्लाइमेक्स पे जाती है। क्या होता है कि सायरा बानो अपना 22वां जन्मदिन मना रही थी। 23 अगस्त 1966 को नसीम बानो ने अपने घर पे पार्टी रखी थी इसी खुशी में, और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया था। उसमें नेचुरली दिलीप साहब भी इनवाइटेड थे, राजेंद्र कुमार भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन दिलीप कुमार पहले ही अपना माफीनामा भेज चुके थे कि वो आ नहीं पाएंगे इस पार्टी में। क्या हुआ कि राजेंद्र कुमार इस पार्टी में तो आए, लेकिन अपनी फैमिली के साथ, और ये देखकर शॉक लगा सायरा बानो को। वो टूट गई थी और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर नसीम बानो ने उसी वक्त दिलीप कुमार को फोन किया और कहा कि यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी राइट नाउ, आई कैन ट्रस्ट यू ओनली। अब दिलीप कुमार भी उस टाइम पर
उन्होंने फ़ोन रखा और उन्होंने फ़ोन पर उन्हें दिलासा दिया कि आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी आपके पास आता हूँ। दिलीप कुमार वहाँ पर पहुँचे और पार्टी में बताते हैं शाम के वक्त रात को कमरे में सायरा बानो को समझाने के लिए दिलीप कुमार सायरा बानो के साथ बैठे और तब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से कहा, देखो आप राजेंद्र कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करो, ये बेवकूफ़ी मत करो, वो ऑलरेडी आपको सिग्नल दे चुके हैं कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते। कहते हैं काफ़ी मनाने के बाद आखिरकार सायरा बानो राजेंद्र कुमार को भूलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी करते हैं, उनसे निकाह करते हैं, तो वो राजेंद्र कुमार के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल भूल जाएंगी। हालांकि दोस्तों इस बात को डाइजेस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाद में आगे चल के सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा नहीं था कि मैंने दिलीप साहब को प्रपोज किया था, बल्कि यूसुफ साहब ने, दिलीप कुमार ने मुझे प्रपोज किया था। मुझे लगता है दोस्तों दिलीप कुमार ने मतलब जोक सपाट कुछ इस तरह से कहा होगा, देखो अगर तुम बला की खूबसूरत हो तो हम भी कुछ कम नहीं हैं, तुम्हें कंधे की ज़रूरत है और मेरा कंधा राजेंद्र कुमार से ही बहुत स्ट्रांग और सॉलिड कंधा है, आप चाहें तो इस पर सर रख कर रो सकते हैं। बाद में द मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाने वाले दिलीप कुमार की जब ये सगाई अनाउंस हुई 2 अक्टूबर 1966 के लिए, तो लोग शॉक में थे, पूरी इंडस्ट्री शॉक में थी कि ये कैसे हो सकता है। दिलीप कुमार मतलब ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने के अंदर अंदर, जब उनका बर्थडे था, 2 महीने के अंदर अंदर दिलीप कुमार सायरा बानो से शादी करने के लिए तैयार हो गए। खैर आगे चलकर 1966 में ही उन दोनों ने शादी कर ली और उनका आगे चल के वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया गुजरा, बहुत अच्छा रहा। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, स्मूथ स्पीड में थी, बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, क्योंकि 1-2 साल छोड़कर बताते हैं कि दिलीप कुमार ने बीच में एक आसमा नाम की लेडी से शादी कर ली थी। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिलीप कुमार को सायरा बानो के साथ काम करने में पहले इसीलिए ऑब्जेक्शन होती थी कि वो सायरा बानो उन्हें बच्ची समझते थे। वो कहते थे मुझे बच्ची लगती है, इसलिए एज ए हीरोइन मैं इनको समझता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लोग। लेकिन आगे चलकर बैराग और 1-2 फिल्में और हैं, गोपी जैसी फिल्में, जिसमें दोनों ने साथ में काम किया। और सच बताऊं, आप अगर इन फिल्मों को देखेंगे तो दिलीप कुमार सच में उनके सामने बहुत मैच्योर लग रहे हैं। दोस्तों ये किस्सा जानकर, ये समझकर मुझे ना वो ऋषि कपूर, रीना रॉय और जितेंद्र की एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, बदलते रिश्ते का। ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। उनकी सास सिर्फ 6 साल बड़ी थी उनसे। आप इमेजिन कीजिए, पहले जब वो उनकी दोस्त हुआ करती थी शादी से पहले, तो दिलीप कुमार कैसे बात करते होंगे नसीम बानो से कि नसीम ज़रा 1 गिलास पानी दे दीजिए। और जब उसके बाद जब शादी हो गई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि निकाह के बाद, नसीम ओ सॉरी अम्मी ज़रा 1 गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम बॉलीवुड बहुत पसंद आया होगा। बस इसी तरह से बने रहिए मेरे इस चैनल पर, मैं आपके लिए लाऊंगा, मैं हूं ना आपका खबरी, आपके लिए बहुत सारी बॉलीवुड की अनदेखी अनजानी खबरें। मैं फिर मिलूंगा आपसे, आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। आप ख्याल रखिएगा अपना, बस मैं मिलता हूँ आपसे।